नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, उसी के अंतर्गत मैं लेकर उपस्थित हूं आप सभी के सामने खून का टीका, एक बड़ा सा उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास खून का टीका से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने पूरी तरह से सारांश जो है वो पूरा का पूरा बताया है आप सभी को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा उपन्यास जो है अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मैं ये प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूँ। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के अंदर मैं लगभग 125 के लगभग क्वेश्चंस आप सभी को करवाने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो बने रहें क्लास में और देखते रहें लगातार। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास के बाद जो है आपको खून का टीका से अगर कोई क्वेश्चंस आता है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके गलत किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा अभी क्या आपने नया नया ऐप शुरू किया है ना, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है, ठीक है। ये एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र की टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 100 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 500 रुपये में। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित होंगे, बड़े बड़े वीडियो होंगे। लगभग 100 टेस्ट है, इसका मतलब 100 वीडियो होंगे कम से कम। 100 वीडियो का मतलब ये है कि कम से कम 150 घंटे की क्लास रहेगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल व नगेंद्र से लगभग संपूर्ण नगेंद्र करवाया जाएगा, व्याख्या सहित सारांश। और ये नया कोर्स है, बिल्कुल सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अभी जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा की जो चल रही है उसके लिए है। ये मात्र 199 रुपये में व्याकरण, काव्य शास्त्र, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण स्नातक स्तरीय रचनाएं, सब कुछ रहेगा। लगभग 100 वीडियो रहेंगे और हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि जैसे अभी बन रहे हैं ये मैंने काउंट नहीं किए हैं। 100 वीडियो ऑलरेडी उसके अंदर ऐड है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खून का टीका, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र का क्या है? ये उपन्यास है जिसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया है। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने, ठीक है, इसके अंदर ऐतिहासिक पात्रों को लिया है और ऐतिहासिक जैसे मुहणोत नैणसी और कर्नल टॉड इत्यादि को इसे समर्पित भी किया है। चलते हैं, क्योंकि इसके बारे में व्याख्या जो है मैं विस्तार से पहले बता चुका हूँ। अब बाकी की व्याख्या जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी कहानी भी बता दूंगा। खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? ए, बैस है या फिर द? थोड़ा सा स्पीड से हम चलेंगे, ठीक है ना। खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो ए, बैस है या फिर द? तो किस प्रकार का उपन्यास है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है। किस प्रकार का? ऐतिहासिक उपन्यास। आप सभी को ये भी बता दूं कि खून का टीका का सारांश जो है, पूरा का पूरा सारांश की पीडीएफ जो है, अपने ऐप पर संकुल मार्गदर्शन के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जैसे ही अपना ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें एक फोल्डर आएगा जिसके अंदर फ्री नोट्स होंगे। तो वहाँ खून का टीका सारांश की जो पूरी पीडीएफ वो मिल जाएगी। और ये जो है वीडियो देखने के बाद ये जो प्रश्नोत्तर की 125 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक चरित्र है। इसमें कुछ काल्पनिक चरित्र भी लिए हैं, क्योंकि यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी लिखते हैं अपने उपन्यास की भूमिका में कि बहुत प्रयास के बावजूद भी कुछ जो महत्वपूर्ण पात्र थे वो नहीं मिल पाए। बहुत से योद्धा थे। हमीर रासो, जो खून का टीका उपन्यास है वो प्रमुख रूप से हमीर रासो उसके नायक है, हमीर रासो पर आधारित है, ठीक है ना। तो हमीर रासो के साथ बहुत से बड़े बड़े योद्धा उनके साथ थे, लेकिन कुछ योद्धाओं को उन्होंने लिया है और जिनके नाम उन्हें नहीं मिल पाए थे तो उन्होंने उनका नाम क्या किया है? काल्पनिक नाम उनके रखे हैं। तो देखते हैं खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक उपन्यास चरित्र है ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो उत्तर है द। द का क्या कारण हुआ? द का कारण ये हुआ कि इसमें जो काल्पनिक उपन्यास है वो कौन कौन से हैं? अनंग सिंह है, पवन सिंह है और शेरा और मीरा है। ये जो है ये काल्पनिक उपन्यास बताए गए हैं। अनंग सिंह जो है वो जमींदार है और युद्ध पिपासु है और क्रूर योद्धा है और कभी न हारने वाला है। बाकी कहानी इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारी कहानी भी बता दूंगा तो क्वेश्चन आंसर में तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। पवन सिंह है, पवन सिंह का एक भाई भी है जिसका नाम खेत सिंह है, ठीक है ना। और शेरा और मेरा दो भील सैनिक है जो पवन सिंह के विश्वास पात्र हैं, ठीक है ना। शेरा और मेरा भील योद्धा है। ये तीनों के तीनों चार जो लोग हैं ये मान सकते हो कि अगर लड़ाई की बात आती है, युद्ध की बात आती है, तो योद्धा ये इस
पूरे उपन्यास के अंदर सर्वश्रेष्ठ योद्धा ये चारों ही है। हमीर को छोड़कर, हमीर तो नायक वो रहेगा, उसके अलावा ये चार जो है सर्वश्रेष्ठ योद्धा दिखाए गए हैं। इनकी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमीर ने जो विजय प्राप्त की थी, जितने भी इस उपन्यास में बताई गई विजय है, वो सभी की सभी विजय इन्हीं के माध्यम से की गई, इन्हीं के शौर्य के माध्यम से, इन्हीं की वीरता के माध्यम से की जाती है। खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? ऐब ऐसा या फिरदा, जैसा मैं बता चुका हूँ, राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। राणा हमीर जो है सिसोदिया वंश के महाराणा है, और ये जो महाराणा होते हैं, चित्तौड़ के जो महाराणा रहते हैं, वो क्या करते हैं कि एक लिंगेश्वर जो है उनके प्रधान है, तो वो अपने राज्य का राजा जो है, शासक जो है, वो एक लिंगेश्वर को ही मानते हैं और स्वयं को उसका दीवान मानते हुए राज्य करते हैं। तो वो एक लिंगेश्वर के क्या है? दीवान है। खून का टीका उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है। खून का टीका उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति क्या है? मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे राजबलि चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मन में विचारों का अविराम आंदोलन। तो कौन सी है खून का टीका की पहली प्रारंभिक पंक्ति? तो आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे उसके अंदर मुख्य मुख्य पंक्तियां लगभग सभी करवा दी जाएंगी, और मुख्य सभी पात्र सभी करवा दिए जाएंगे, मुख्य मुख्य पंक्तियां सभी करवा दी जाएंगी, और इस तरीके से करवा दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, ये जो है ये वाक्य किसके हैं? ये देवी के वाक्य हैं। और देवी जो किससे कह रही है? राणा लाखा से कह रही है। किससे कह रही है? राणा लाखा से कह रही है। राणा लाखा कौन है? राणा लाखा रतन सिंह के विश्वास पात्र और योद्धा है। विश्वास पात्र और योद्धा है राणा लाखा जो है। तो राणा लाखा को ऐसा होता है कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। देवी राणा लाखा जो है वो कहते हैं कि देवी मुझे स्वप्न में आई है और वो मुझे कह रही है कि बलिदान दो, बलिदान दो। चित्तौड़ पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उस पर विपदाएं आई हुई है। अगर उन विपदाओं से आप लोग छुटकारा पाना चाहते हो तो देवी कह रही है कि मुझे बलिदान देना होगा, और बलिदान मुझे राजवंश से ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई तैयार नहीं होता है। फिर कौन तैयार होता है? ये सारी बातें रतन सिंह के पास भी जाती है। और ये जो खून का टीका उपन्यास है, ये शुरू कहाँ से होती है? ये वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। 1303 की बात है। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, तब से ये कहानी शुरू होती है। तब उस कहानी के अंदर सभी मारे जाते हैं। केवल राणा लाखा का जो पुत्र है अजय सिंह, वो बच जाता है और वो जंगलों की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो सारी खून का टीका के उपन्यास की कहानी है। राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत कौन था? राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत कौन था? ऐब ऐस है या फिर दे? तो कौन था राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत? राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा था। लक्ष्मण सिंह लाखा था। इन्हीं लाखा को देवी स्वप्न में दिखाई दी गई थी, और जिसने कहा था कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। और वहीं से जो है ये उपन्यास प्रारंभ होता है। अरसी जो है अरी सिंह राणा लाखा का बड़ा बेटा है। अजय सिंह राणा लाखा का छोटा बेटा है। और बप्पा रावल का इसके अंदर कोई, फिलहाल मैंने जो पढ़ा उसके अंदर मुझे कहीं नाम नहीं दिखाई दिया था। चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए प्रथम महाराणा किसे बनाया गया? चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए प्रथम महाराणा किसे बनाया गया? तो अगर आप सिर्फ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं तो हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहा हो कि महाराणा बनाने से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ मैं आपको पहले तो उत्तर बता देना चाहता हूँ कि इसका उत्तर क्या रहेगा? अरी सिंह। ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे इतनी कहानी मैं बता चुका हूं कि राणा लाखा जो है, राणा लाखा सामंत जो लाखा है, लक्ष्मण सिंह लाखा, ठीक है ना, वो रतन सिंह का विश्वास पात्र है। उसको देवी दिखाई देती है। देवी कहती है कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। यही बात वह जाकर रतन सिंह से कहता है। तो रतन सिंह जी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपको ये भ्रम हुआ है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जो लाखा है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। हमारे जो पूर्वजों से हम उस देवी को मानते आ रहे हैं, और देवी जो कहती है वो सत्य होता है। तो रतन सिंह कहते हैं कि चलो ये मान लेते हैं, लेकिन बलिदान देगा कौन? तो ऐसी स्थिति में कौन है? अरी सिंह जो है वो आगे निकल कर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं बलिदान दूंगा। अरी सिंह कौन है? अरी सिंह लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा के बड़े बेटे हैं अरी सिंह। ठीक है ना। लेकिन अरी सिंह जैसी कहते हैं, तब अजय सिंह जो लक्ष्मण सिंह के छोटे बेटे हैं वो कहते हैं कि मैं बलिदान दूंगा।
फिर वापस अरिसियाँ कहते हैं कि नहीं, बलिदान तो मैं ही दूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं वीर योद्धा हूँ और मेरा ही कर्तव्य बनता है। फिर और बहुत से जो योद्धा है वो आगे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी मतलब बलिदान या अपने आप को त्याग करने का, बलिदान करने का मौका दीजिए ताकि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन अंत में यही रहता है कि सबसे पहले महाराणा कौन बनेंगे? महाराणा बनेंगे अरिसियाँ। कहने से तात्पर्य महाराणा बनने से ये था कि युद्ध के अंदर महाराणा रतन सिंह बनकर किसी ने जाना था, वहाँ पर महाराणा रतन सिंह बनकर वहाँ पर जाना था। तो वो कौन जाएगा? वो अरिसियाँ जाएंगे, ठीक है ना। युद्ध क्यों होता है? युद्ध क्यों होता है? मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? युद्ध क्यों होता है? मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? उपयुक्त विचार किसके मन में कौंधा? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसके मन में कौंधा? ये विचार महाराणा अरिसियाँ के मन में कौंधा। ये विचार किसके मन में कौंधा? महाराणा अरिसियाँ के मन में कौंधा। पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपकी कहानी समझ में आ जाएगी। बाकी बातें मैं साथ का साथ बताता चलूंगा। महाराणा अरिसियाँ के अनुसार युद्ध का मूल कारण क्या है? महाराणा अरिसियाँ के अनुसार युद्ध का मूल कारण क्या है? मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख, ए व दोनों या कोई नहीं। तो उत्तर है ए व दोनों। क्यों? क्योंकि मनुष्य की अधिकार लिप्सा जो होती है वो युद्ध का कारण बनती है। दूसरा, रूप और अर्थ, सौंदर्य के लिए, मतलब युद्ध जो है वो स्त्री के लिए और धन के लिए, ठीक है ना। जर और जोरू दोनों के लिए जो है सदियों से युद्ध लड़े जाते रहे हैं। तो इसलिए रूप और अर्थ की चिरंतन जो भूख है वो कभी शांत नहीं होने वाली, और उसी के कारण ये जो युद्ध होते हैं, और ये जो युद्ध हो रहा होता है ये भी इसी रूप और अर्थ के लिए होता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। ओ अश्वरोही ठहर खेत को मत उजाड़। ओ अश्वरोही ठहर खेत को मत उजाड़। कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो कथन है एक ग्रामबाला का। ये कथन क्यों आता है? क्योंकि जैसे अभी युद्ध की बात चल रही है तो अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, पहला युद्ध शुरू हुआ है। उस युद्ध के अंदर अरिसियाँ को महाराणा बनाकर भेज दिया जाता है, और उसी युद्ध में जो पवन सिंह है, एक क्षत्रिय है पवन सिंह, जिसकी कहानी लगातार चलेगी, वो तो घायल हो जाता है तो वो वापस आ जाता है। और जो अरिसियाँ हैं वहाँ युद्ध में ही उसको याद आता है कि किस प्रकार वो पहले एक बार शिकार खेलने गया था। जब शिकार खेलने गया था तो जब शिकार खेलते हैं राजकुमार या जो भी योद्धा सेनापति, तो उससे क्या फसल को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो घोड़ों पर खेलते हैं और दौड़ते हैं तो उससे नुकसान पहुंचता है। तो वो नुकसान पहुंचा रहे थे, उसी वक्त उसको एक ग्रामबाला ने कहा था, ओ अश्वरोही ठहर खेत को मत उजाड़, ऐसा कहा था। तो ऐसा कहा था, और उसके बाद उससे वो जो बहुत अधिक रूपसी रहती है, वो जो ग्रामबाला रहती है, तो अरिसियाँ जो है वो उस पर मोहित हो जाते हैं। वो युद्ध में बैठे बैठे ये चीज़ें, ये बातें याद कर रहे हैं, तो वो मोहित हो जाते हैं और वो उससे विवाह कर लेते हैं। उससे विवाह करने के उपरांत लेकिन वो उसका जो दोस्त है अरिसियाँ का, इंद्र सिंह, वो उसको कहता है कि नहीं, आपने विवाह तो कर लिया लेकिन ये विवाह जो है लक्ष्मण सिंह आपके पिता जो है वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो डर के मारे बीच में बता नहीं पाते हैं, और जब आते हैं युद्ध में तब आते हुए लक्ष्मण सिंह या लाखा को बताकर आते हैं कि मैंने इस तरह से विवाह कर लिया है। लेकिन उस वक्त युद्ध की स्थिति में वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और जब सारे मारे जाते हैं तब अंत में अरिसियाँ भी युद्ध में मारा जाता है। और ये जो ग्रामबाला है इसका जो बेटा होता है अरिसियाँ का, और ग्रामबाला का जो बेटा होता है वही आगे चलकर हमीर बनता है, और सारे युद्ध में मारे जाते हैं। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो ग्रामबाला है, जिसका नाम देवी कहा गया है, इसमें जो देवी है वो हमीर को इस तरह से तैयार करती है, सारी कलाएं, युद्ध की सभी कलाएं उसे सिखलाती है और उसे एक महान योद्धा बनाती है, ताकि वह अपने पिता की या अपने पूर्वजों की, ठीक है ना, या अपने वंश की जो हत्या कर दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, उसका बदला ले सके और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। ये सारी कहानी है। आगे हो सकता है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हो सकता है आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, लेकिन कहानी समझना जरूरी है। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला।
गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, कथन किसका है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कथन किसका है? कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जब युद्ध के अंदर आते हैं और वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन पद्मिनी उन्हें मिलती नहीं है, तो तब वो कहते हैं कि गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला। रक्त पिपासु संभाल अपना चितौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरगट है। रक्त पिपासु संभाल अपना चितौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरगट है, कथन किसका है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसका है ये कथन? ये कथन जो है एक वृद्धा का, एक बुढ़िया का है। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। किससे है ये कथन? अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में सभी पराजित हो गए थे और सभी मारे गए थे। हमीर अपनी विधवा माँ देवी के संरक्षण में कहाँ रहा था? हमीर जो है अपनी विधवा माँ देवी के संरक्षण में कहाँ रहा था? मैंने बताया था कि युद्ध के अंदर सभी मारे गए थे, तो कहाँ रहा था? कौन से गांव में? उनवा गांव में। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि उनवा गांव में वो ग्रामबाला थी जिसका नाम देवी है, उसी से जो अरी सिंह का जो पुत्र था, अरे हमीर जो किसका पुत्र था? अरी सिंह, और ग्रामबाला का या माँ देवी का पुत्र था ये हमीर, ठीक है ना। और कौन से गांव में था? उनवा गांव में। उनवा गांव के अंदर वो था। और आपको बताया कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उसने सभी को मार दिया था, और जो अजय सिंह है उसको लक्ष्मण सिंह ने बाहर भेज दिया था कि आप जंगलों में चले जाओ कुछ लोगों के साथ। जैसे पवन सिंह घायल थे तो उसको वो साथ ले गए थे, उसका भाई खेत सिंह भी उसके साथ चला गया था, तो ऐसे कुछ योद्धाओं के साथ उसे जंगलों में भेज दिया गया था ताकि आप पुनः अपनी शक्ति को संगठित करना। अगर हम में से कोई न बचे तो आप पुनः शक्ति को संगठित करना और फिर मतलब अपना राज्य जो है वो प्राप्त कर लेना। मुंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कथन किसका है? हमीर का है। अब ये मुंजा बालेचा कौन आ गया, इसके बारे में भी बता देना चाहता हूं मैं आपको। मुंजा बालेचा जो है वो कौन आ गया? मुंजा बालेचा कौन आ गया? तो मुंजा बालेचा के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या बला है मुंजा बालेचा। तो जैसे ही अजय सिंह जो थे, वो अजय सिंह जब जंगलों में चले गए तो वो वहाँ रह रहे थे। जब जंगलों में जाते थे तो ऐसे नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, जब राजा जंगलों में जाते थे तो ऐसा नहीं होता था कि कोई एक व्यक्ति भागकर चला गया और वो जाकर जंगलों में रहने लग गया। वास्तव में ये स्थिति थी कि उस वक्त फ़ोन तो होते नहीं थे कि कोई किसी को फ़ोन कर दे और कह दे कि हाँ यहाँ देखा है इनको, तो ऐसी स्थिति तो थी नहीं। अब एक बार कोई छुप गया तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था कि कहाँ गया, कैसी जगह गया। दूसरा भी उसको अगर ढूंढने भी जाएगा तो पहले वो ढूंढने जाएगा, फिर वो वहाँ से पैदल चल के वापस वहाँ बताने जाएगा, तो इसमें सदियों लग जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक बार कहीं जंगलों में चले जाते थे तो वो मिलते नहीं थे। और आज की तरह जगह जगह गांव या शहर तो होते नहीं थे, अधिकतर जंगल ही जंगल रहते थे, जनसंख्या इतनी ज़्यादा उस वक्त नहीं थी। तो वो पूरी अपनी दल बल और सेना के साथ ही जाया करते थे, ठीक है ना। तो वो अपनी सेना वेना के साथ रह रहे थे वहाँ। तो वो जो क्या करता था, जो मुंजा बालेचा था वो वहाँ का एक भील डाकू था जो अक्सर उनको लूट लिया करता था, अजय सिंह को अक्सर लूट लिया करता था। ये प्रक्रिया जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो वो परेशान हो गए थे और उन्होंने आखिर में अपने दोनों बेटों को जो है वहाँ भेजा था। नाम नहीं बताऊँगा, नाम आगे आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं। तो वो दो अपने बेटे जो होते हैं, उन दोनों बेटों को उनको मार, उस मुंजा बालेचा को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो उससे पराजित हो जाते हैं, उसको मार नहीं पाते हैं। तब अजय सिंह को याद आता है कि अरी सिंह का पुत्र है हमीर, क्यों ना उसके पास जाया जाए। फिर जो है अजय सिंह जो है हमीर के पास जाता है, लेकिन उसको देखकर उसका मन करता है कि ये तो छोटा बालक है, ये उस मुंजा बालेचा को जो 7 फुट का विशालकाय शरीर का महान या क्रूर योद्धा कह सकते हैं, तो उसे कैसे हरा पाएगा। लेकिन हमीर कहता है कि मुंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर आती है। फिर हमीर जाता है, बाकी आगे की कहानी आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। धीरे धीरे पूरी कहानी बता दूंगा मैं आपको। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन
करोगे। उपयुक्त कथन किसका है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसका है? हमीर की माँ देवी का। किसका है? हमीर की माँ देवी का ये कथन है। किसका है? हमीर की माँ देवी का कथन है ये। प्रश्न संख्या 15, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, कथन किसका है? समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, कथन किसका है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, ये कथन किसका है? बताइए। हमीर का। किसका है? हमीर का कथन है ये। सांप के बेटे का काम काटना होता है, मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता को छोड़िए। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द, किसका है? हमीर का है। ये कथन जो है हमीर का है, ये वही चल रहा है उस युद्ध के लिए, ठीक है ना, लगातार इस तरह से। असंभव और नहीं शब्द मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है, कथन किसका है? ए बैस है या फिर द, तो कथन किसका है? राणा हमीर का है। और मुझे भी नहीं है। असंभव और नहीं, असंभव और नहीं दोनों शब्दों में मुझे भी श्रद्धा नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार प्रयास करते हैं असंभव कुछ नहीं होता। प्रयास करने वालों की जीत अवश्य होती है। कि कहते हैं ना, क्यों डरता है कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा ही होगा, तो तजुर्बा तो अवश्य होगा। वो हमेशा व्यक्ति आगे रहता है जो प्रयास करता है। हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन एक व्यक्ति जिसने प्रयास ही नहीं किया और एक व्यक्ति जिसने प्रयास किया है, तो जो प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति से हमेशा आगे रहेगा जिसने प्रयास नहीं किया। कम से कम इस क्षेत्र में तो आगे रहेगा कि उसने प्रयास किया। ये जो बाकी जो बातें होती है ये कहानियाँ बनाई जाती है। लोग क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो नए प्रयास करने वाले रहते हैं, तो वो अपने तरीके से माहौल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि प्रयास करने वाले प्रयास न करें। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं तैयारी कर सकूँ या उस लेवल पर पढ़ सकूँ। जैसे अभी व्याख्याता की परीक्षा के अंदर जो पोस्ट आई हुई है, 2000 पोस्ट, 2200 पोस्टें लगभग आई है, तो विद्यार्थी क्या घबरा रहे हैं कि 2000 पोस्टों में। मैं आपको बता दूं कि अभी संस्कृत शिक्षा की जो भर्ती आई है, वरिष्ठ इसकी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती थी, उसके अंदर सिर्फ 17 सीटें थी हिंदी की, ठीक है ना, सिर्फ 17 सीटें थी। और यहाँ अभी जो आरपीसी वाले निकाले गए उसके अंदर कितने हैं? उसके अंदर 350 सीटें हिंदी की, ठीक है। 350 में भी घबरा रहे हैं, और वो भी विद्यार्थी हैं जो उस संस्कृत शिक्षा वाले को भी डटकर मन लगाकर पूरी तैयारी के साथ दे रहे हैं, और उन्हें विश्वास है कि वो करवा कर छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा आगे रहते हैं। संस्कृत शिक्षा वाले वो आगे रहेंगे जिन्होंने डटकर तैयारी की, जिनको विश्वास था कि हम संस्कृत शिक्षा में करवा कर छोड़ेंगे। तो बाय द वे, मैं नहीं चाहता, मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, लेकिन बाय द वे अगर कहीं कोई किंतु परंतु होती है तो वो इन 2000 सीटें जो 350 हिंदी की सीटें हैं, उनके अंदर एक सीट उन्होंने पक्की, वहाँ प्रयास करने मात्र से उन्होंने यहाँ एक सीट अपनी पक्की कर ली है, उनकी यहाँ एक सीट पक्की है। और जो लोग हार मान कर बैठ गए तो उनके लिए तो क्या है। तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि नहीं नहीं इसमें तैयारी कैसे की जाएगी, ये है वो है। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए। सीट आपको एक चाहिए, आप डट कर तैयारी कीजिए, वो सीट आपकी होगी, ठीक है। टीका दौड़ में कौन शहीद हुआ था? टीका दौड़ में कौन शहीद हुआ था? ए बै से या फिर द, तो ए व बै शेरा और खेतसी हुए थे। अब टीका दौड़ के बारे में बता दूं, शेरा व खेतसी हुए थे, ठीक है ना। एक आगे और क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बताता हूं। खून का टीका उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया? ठीक है, उसी में बता देना चाहता हूं मैं, क्योंकि आगे उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो क्या है, टीका दौड़ में कौन शहीद हुआ था? बता दिया मैंने कौन, शेरा और मेरा जो है दोनों शहीद हुए थे। शहीद मान लो या वीर गति को मान लो। अब ये टीका दौड़ क्या है? टीका दौड़ क्या है कि जैसे ही किसने, हमीर ने किसको मारा? मुंजा बालेचा को मारा। किसको मारा? मुंजा बालेचा को मारा। मुंजा बालेचा को मारने के बाद जो अजय सिंह थे, किसके? अजय सिंह। अजय सिंह कौन है? अजय सिंह जो है वो अरी सिंह के भाई हैं। किसके भाई है?
अरी सिंह के जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था, और राणा हमीर के क्या है, राणा हमीर के क्या है, वो चाचा है। और वो क्या करते हैं, मुंजा बालेचा को मारने के बाद हमीर को राणा घोषित कर देते हैं। चित्तौड़ का क्या कर देते हैं, राणा घोषित कर देते हैं। ये घोषणा कर देते हैं कि जो हमीर है वो चित्तौड़ के राणा है। अब क्या रहता है कि जैसे ही कोई राणा बनता है तो उसे क्या करना पड़ता है, टीका दौड़ करनी पड़ती है। और टीका दौड़ में क्या होता है, टीका दौड़ में पड़ोसी राज्य को, किसको, पड़ोसी राज्य को, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना होता है। टीका दौड़ में क्या करना पड़ता है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना पड़ता है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए वो क्या करते हैं कि उसके लिए टीका दौड़ के लिए वो जो मुंजा बालेचा था, इसके जो सहायक थे, उनका सीलिया बालेचा नाम का एक दुर्ग होता है, उस दुर्ग पर वो आक्रमण करते हैं। सीलिया बालेचा नाम का एक दुर्ग होता है, उस पर वो उसको जीतने के लिए वहां आक्रमण करते हैं। जब वो उसमें आक्रमण करते हैं तो वो जो दुर्ग होता है वो बहुत ऐसी जगह पर होता है जिसे जीत पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये अपनी बुद्धि से या अपने बल के साथ उसको जीत लेते हैं। लेकिन उसमें शेरा व खेतसी जो है वो शहीद हो जाते हैं। शेरा कौन है, शुरुआत में मैंने बताया था कि शेरा और मेरा दो भील योद्धा थे। तो मेरा का भाई था शेरा, और एक मैंने बताया था पवन सिंह, पवन सिंह वीर योद्धा था, उसका भाई था खेतसी। ये पवन सिंह जो था हमीर के, ये पवन सिंह जो थे ये हमीर के जो पिता थे अरी सिंह, उनके साथ, अरी सिंह उनके साथ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए जाता है। लेकिन वहां क्या होता है, वहां घायल हो जाता है। वहां क्या होता है, वहां घायल हो जाता है। तो घायल होने के बाद क्या करते हैं कि ये फिर वहां से अजय सिंह के साथ जंगलों में आ जाता है। घायल होने के बाद ये अजय सिंह के साथ जंगलों में आ जाता है। तब से ये अजय सिंह के साथ ही रह रहा होता है, और जैसे ही राणा को, हमीर को राणा घोषित किया जाता है, ये उसके साथ हो जाता है। ये सारे मिलकर युद्ध लड़ते हैं। चलते हैं आगे। खून का टिक्का उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है, युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है। तो खून का टिक्का उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष ए बै स या फिर द, युद्ध पिपासु पुरुष किसको कहा गया, स को, अनंग सिंह को। अब आप कहेंगे कि ये अनंग सिंह कौन आ गया। अजय सिंह आप जानते हो, अजय सिंह कौन है, आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये पात्र जो है दिमाग से आपके न निकले। अजय सिंह कौन है, हमीर के चाचा है, अरी सिंह के भाई हैं, ठीक है ना, और लक्ष्मण सिंह के पुत्र है। मुंजा बालेचा जिसे अभी मारा था, अनंग सिंह क्या एक जमींदार है। जब हमीर को राणा घोषित करते हैं तो हमीर घोषणा करता है कि जो जो जमींदार मेरे साथ आना चाहते हैं, सामंत मेरे साथ आना चाहते हैं, वो मेरे साथ आ जाए। तो तब ये जो है अजय सिंह, अनंग सिंह जो है वो हमीर का साथ देता है, ठीक है ना, और उनको अपना महाराणा मान लेता है। तो अनंग सिंह जो है ये बहुत वीर योद्धा है, क्रूर योद्धा है और खून पिपासु योद्धा है। अनंग सिंह को किन किन नामों से संबोधित किया गया है, अनंग सिंह को किन किन नामों से, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि लंबा हो रहा है समय। युद्ध पिपासु पुरुष, खुंखार भेड़िया, उन्मत्त गजसा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कहा गया है। अनंग सिंह को क्या क्या उपमाएं दी गई है, युद्ध पिपासु पुरुष कहा गया है, खुंखार भेड़िया कहा गया है और उन्मत्त गज कहा गया है। ये सारी उपमाएं किसको दी गई है, अनंग सिंह को दी गई है। तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो, तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा, उपयुक्त कथन जो है किसने किससे कहा। तो अजय सिंह ने अनंग सिंह से कहा, अजय सिंह ने अनंग सिंह से कहा, क्योंकि अनंग सिंह क्या कर रहा था कि अक्सर युद्ध की बात करता था और घर कभी किसी को मार देता था। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। कथन किसका है, ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। तो कथन किसका है, कथन है लक्ष्मण सिंह का, लक्ष्मण सिंह या लाखा का है। और किसके लिए है ये कथन, किसके लिए, वही अनंग सिंह के लिए है। क्योंकि अनंग सिंह महीप सिंह नाम के एक जो सामंत होता है उसको मौत के घाट उतार देता है, और वो कहता है कि राणा हमीर को मेरी तरफ से ये पहला उपहार
है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा क्रूर ज़्यादा ही रहता है, तो इसलिए उसके बारे में कहा कि अधिक क्रूरता। और जो अजय सिंह हैं वो अहिंसावादी है, थोड़े से ज़्यादा वो युद्ध पे विश्वास नहीं करते, ज़्यादा क्रूरता पर विश्वास वो नहीं करते हैं। उपन्यास खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी? तो ए, बैस है या फिर दे, तो ये है राणा हमीर ने। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आगे आ गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन पीछे आगे चलकर और मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि द्वारकापुरी क्यों जाना चाहते हैं, द्वारकापुरी क्यों जाना चाहते हैं। तो द्वारकापुरी की बात बता दूँ कि हमीर ने अभी तक जो है पहला युद्ध लड़ा मुंजा बालेचा के साथ। युद्ध क्या, वो वैसे ही पर्सनल लड़ाई कह सकते हैं, सॉरी, मुंजा बालेचा के साथ पहला युद्ध लड़ा। उसको हराने के बाद उन्होंने सीरिया बालेचा के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। किस पर प्राप्त की? सीरिया बालेचा के दुर्ग पर। अब 2 जीत के बाद हमीर को बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो गया और उन्होंने ये सोचा कि मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा। तो उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान ली, लेकिन अजय सिंह ने उनको कहा कि नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं, मालदेव की सेना जो है बहुत विशाल है, मालदेव से हम जीत नहीं सकते। हाँ, मालदेव से मैं आपको एक और बात बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का शासक था, उसने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीतने के बाद जालोर के शासक थे मालदेव, उनको चित्तौड़ देकर वह वापस दिल्ली चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता, वो तो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आया था, पद्मिनी उसे नहीं मिली तो वो सबको मार काट के वापस दिल्ली चला गया था। और जो चित्तौड़ का दुर्ग था वो किसको देकर चला गया था? वो मालदेव को। मालदेव कहाँ का था? जालोर का शासक था। तो उसने, हमीर ने क्या किया? मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव पर आक्रमण किया तो वहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही हार का सामना करना पड़ा तो कहीं न कहीं उसमें निराशा हाथ लगी और वो आत्ममंथन करने के लिए कि किस प्रकार फिर से अपने आप को तैयार किया जाए और किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए, तो आत्ममंथन करने के लिए वो क्या है? द्वारकापुरी की तरफ, गुप्त रूप से द्वारकापुरी की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ से आगे की कहानी क्या होती है क्वेश्चंस के माध्यम से फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है। राणा हमीर के राज्य का नितांत शांत, आगे की कहानी भी थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि आगे क्या होता है कि आगे जब वो खोड़ गांव से, गुजरात के खोड़ गांव से गुजर रहा होता है तो वहाँ के लोग राणा हमीर को पहचान लेते हैं कि ये हमारे चित्तौड़ के महाराणा हमीर है। तो वो जब पूरी बात सुनते हैं तो वो हमीर को बरबड़ी, देवी बरबड़ी के पास लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि देवी बरबड़ी जो है वो आपकी बात सुनेंगी और वो आपको अवश्य विजय का आशीर्वाद देगी। वो बरबड़ी के पास जाते हैं और बरबड़ी उन्हें बताती है कि अब निराश होने की जरूरत नहीं है, युद्ध चलते रहते हैं, सफलताएं असफलताएं, जय और पराजय जो है वो एक क्रम है, वो आता जाता रहता है, तो उसके लिए निराश होने की बात नहीं है। आपको निराश होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप पुनः राज्य लौट जाइए, वहाँ पर आपके लिए एक लड़की के विवाह का निमंत्रण आएगा, आप उसे इनकार मत करना और वही लड़की जो है आपको चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करवाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने बेटे बारू के साथ 500 घोड़े आपकी सहायता के लिए भेज दूंगी। तो ऐसा कह के वो वहाँ से वापस आ जाता है। आते ही उसके लिए विवाह का निमंत्रण आ जाता है। आगे की कहानी जो क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखते हैं। राणा हमीर के राज्य का नितांत शांत, अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट चारण कौन था? ए, बैस है या फिर दे, तो चारण अमरदान। कौन था? चारण अमरदान। सह उत्तर है चारण अमरदान। उपन्यास खून का टीका, उपन्यास खून का टीका में मालदेव के राज्य की लोहाधुरी किसे कहा गया है? उपन्यास खून का टीका में, उपन्यास खून का टीका में मालदेव के राज्य की लोहाधुरी, मालदेव के राज्य की लोहाधुरी किसे कहा गया है? ए, बैस है या फिर द। ए, बैस है या फिर द, तो किसको कहा गया है? मोजीराम मेहता को। किसे कहा गया है? मोजीराम मेहता को कहा गया है। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया, उपयुक्त कथन किसका है? मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर जो है वो खाक हो गया, उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? जो ऐसे कथन हैं उनके बारे में जरूर ध्यान रखें। ऐसे कथन के बारे में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये कथन कहीं न कहीं आपकी गड़बड़ कर सकते हैं। ए, बैस है या फिर द, तो ये कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी का है। मेरी पद्मिनी जल गई, ठीक है ना। एक सीधी सी बात है कि रतन सिंह को तो पता ही नहीं है कि पीछे से क्या हुआ होगा, ठीक है ना। तो मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम, ये अलाउद्दीन खिलजी के कथन है, ध्यान रखना है। खून का टीका,
किसका? खून का टीका उपन्यास में, खून का टीका उपन्यास में गांधी जी चरित्र, गांधी जी का चरित्र है, या गांधी जी जैसे चरित्र वाले कौन है खून का टीका उपन्यास में, जिनका चरित्र गांधी जी को संबोधित करके या मान लो गांधी जी जैसा है, ठीक है ना। तो ए बै से या फिर द तो कौन है? अजय सिंह का। मैं पहले बता चुका था कि अजय सिंह जो है वो अहिंसा के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि जितना हो सकता है हमें युद्ध से बचना चाहिए, युद्ध से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है ना। और राणा हमीर है, ये भी युद्ध प्रिय है। और अनंग सिंह है, अनंग सिंह इसका तो कहना ही का ये तो युद्ध पिपासु है। और बरवड़ी जो है वो देवी है जो विजय का आशीर्वाद देती है, जिसका बेटा बारू है जो 500 घोड़े लेकर इनकी सहायता के लिए पहुंचते हैं। मैं सोचता हूं क्या इस धरती पर ऐसा युग भी आएगा जब अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें अजय सिंह करता है। तो उत्तर क्या है? अजय सिंह। क्या है उत्तर इसका? अजय सिंह। क्वेश्चंस ज़्यादा है और मैं आपको जल्दी जल्दी करवाना चाहता हूं क्योंकि सारांश जो है मैं पहले सारांश में करवा चुका हूं और यहां भी लगभग जो बातें हैं मैं बताने का प्रयास करता रहूंगा। खून का टीका उपन्यास में राजस्थान के किस शासक के जीवन का चित्रण है? खून का टीका उपन्यास में राजस्थान के किस शासक के जीवन का चित्रण है? ए बै से या फिर द तो किसका है प्यारे बच्चों? आप अच्छे से जानते हैं, राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर के जीवन का चरित्र है। ओ वासना के देवता, ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सती का सौभाग्य छीन लिया। ओ दुराचारी, ओ दुराचारी, ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए त्याग चाहिए, ठीक है। ओ दुराचारी, गौरव और सुख जो है वो हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए त्याग चाहिए, त्याग। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? ए बै से या फिर द आप सभी के सामने है। पद्मनी का, हमीर का, रतन सिंह का या बुढ़िया का? पद्मनी का, हमीर का, रतन सिंह का या फिर बुढ़िया का? तो किसका है? बुढ़िया का है। ध्यान रख लेना किसका है? बुढ़िया का है। वो खाक रह गई है, वो भी बुढ़िया का था, ठीक है ना। 2 कथन बुढ़िया के यहाँ। खून का टीका, खून का टीका उपन्यास में अजय सिंह के 2 पुत्र हैं। अजय सिंह के 2 पुत्र कौन कौन से हैं? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द तो कौन कौन से अजय सिंह के 2 पुत्र? अजय सिंह के 2 पुत्र हैं सुजान सिंह और अजीत सिंह। कौन कौन है? सुजान सिंह और अजीत सिंह। सुजान सिंह और अजीत सिंह जो होते हैं ये दोनों को किसके युद्ध के लिए भेजा जाता है? मुंजा बालेचा के लिए, लेकिन मुंजा बालेचा से ये पराजित हो जाते हैं। फिर राणा हमीर को भेजा जाता है, राणा हमीर जो जीत जाते हैं। राणा हमीर के जीतने के बाद जो अजय सिंह है वो उसको राणा घोषित कर देते हैं चित्तौड़ का। ये जो है ये सुजान सिंह और अजीत सिंह सहन नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि राणा उन्हें बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में अजीत सुजान सिंह जो है वो तो घुट घुट कर मर जाता है और अजीत सिंह जो है वो महाराष्ट्र में जाकर एक नए वंश की स्थापना करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के वंश में शिवाजी का जन्म हुआ था, ऐसा इसके अंदर लिखा गया है। खून का टीका किस विधा की रचना है? तो ये बता ही चुका हूं, खून का टीका कानूनी खून है, ठीक है ना। खून का टीका किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी हो तो मां को बलिदान दो। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी हो तो मां को बलिदान दो। कथन है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द तो कथन है लाखा का, ठीक है ना। ये कहते हैं, सभी को कहते हैं कि अगर चित्तौड़ की रक्षा चाहते हैं तो हमें मां को बलिदान देना चाहिए। शुरुआत भी यहीं से होती है, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये कथन किसका? ये तो कथन देवी का है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कथन है चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो मां को बलिदान देना पड़ेगा। अगर देवी का होता तो देवी क्या कहती? अगर चित्तौड़ की रक्षा करनी है तो मुझे बलिदान देना होगा, ठीक है ना। यहाँ मां को बलिदान देना होगा, इसका मतलब कोई और कह रहा है और मां को बलिदान देने की बात सिर्फ एक ही व्यक्ति कहेगा, वो है अजय सिंह। मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। कथन है ए बै से या फिर द तो ये कथन किसका है? जैसा का कथन है। ये कथन किसका? जैसा का कथन है। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आगे कहानी आएगी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जैसा ऐसा क्यों कहता है। जैसा ऐसा क्यों कहता है? तो ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो
चित्तौड़ का दुर्ग था उस पर किसका अधिकार था? मालदेव का अधिकार था। तो पहली बार जब राणा हमीर का युद्ध होता है तो वो मालदेव से होता है, और मालदेव स्वयं बहुत शक्तिशाली योद्धा था तो वो जीत नहीं पाता है। लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है तो दूसरे युद्ध में क्या होता है कि दूसरे युद्ध में मालदेव जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, कहाँ पर? जालोर चला जाता है, और उस कंडीशन के अंदर जो है वो छोड़ के जालोर चला जाता है, और चित्तौड़ को जो किसको दे जाता है? जेसा को। और तब जो है कौन आक्रमण करता है? तब हमीर जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। जीतने के बाद जैसा जो है वो दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली से उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहते, वहाँ पर तुगलकों का शासन हो जाता है। मोहम्मद तुगलक के साथ यहाँ से लड़ने आते हैं, ठीक है ना, मोहम्मद तुगलक के साथ यहाँ पर युद्ध लड़ने आते हैं। मोहम्मद तुगलक के साथ भी युद्ध होता है, तो उस युद्ध के अंदर मोहम्मद तुगलक और जैसा दोनों हार जाते हैं। और जो सारी बातें नहीं बताऊँ, बस वहाँ जो है जैसा को जब वो मारने लगता है हमीर, तो वो कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। इस तरह से वो करने लग जाता है। तो ये सारी कहानी है यहाँ की। आगे की कहानी जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से फिर देखें। युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है, कथन किसका है? ए, बैस है या फिर द? युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है, उपयुक्त कथन किसका है? ए, बैस है या फिर द? तो चारण अमरदान का है। ये कथन किसका है? चारण अमरदान का है। ध्यान लगा लेना और याद रखना। किस योद्धा ने अपने रक्त के घाव से हमीर के ललाट पर खून का टीका लगाया था? ये है खून का टीका। यहीं से कहानी शुरू होती है। खून का टीका लगाया था। ए, बै, से, अनंग सिंह। ये क्या है? अनंग सिंह है, ठीक है ना। खून का टीका किस योद्धा ने अपने रक्त के घाव से अमीर के ललाट पर खून का टीका लगाया था? ए, बै, से या फिर द? तो किसने लगाया था? शेरा ने। किसने लगाया था? शेरा ने लगाया था। और यही शेरा जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे उस युद्ध में। और किस युद्ध की बात है ये युद्ध की बात है जब सीरिया का बालेचा दुर्ग जब जीतने जा रहे थे। पहला बड़ा युद्ध जब लड़ने जा रहा था हमीर, जिसे टिक्का दौड़ के रूप में लड़ा गया था, टिक्का दौड़ के रूप में लड़ा गया था, उसमें जो है शेरा जो है ये शहीद हो जाता है, पीछे बचता है मेरा। और एक खेत से शहीद हो जाता है पवन सिंह का भाई। लाखा के कितने पुत्र थे? लाखा के कुल 12 पुत्र थे। 2 के नाम इसमें बताए गए हैं। किस किस के? लाखा के कुल कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे, जिसमें से 2 के नाम बताए गए हैं, अजय सिंह, और ये भी आपको बता दूं कि लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा। लाखा के कितने पुत्र बताए गए हैं? 12। लेकिन इसमें कितने पुत्र बताए गए हैं? इसमें 2 ही पुत्र बताए गए हैं। एक है अरी सिंह, जिसे अरसी कहा गया है, जिसे बार बार अरसी भी इस उपन्यास में अरसी संबोधित किया गया है। और दूसरे हैं अजय सिंह। दूसरे क्या है? अजय सिंह। जो अरी सिंह है इनका बेटा क्या होता है? हमीर। इनका बेटा होता है हमीर। और अजय सिंह के 2 बेटे होते हैं, अजीत सिंह और शायद सुजान सिंह है। वो पीछे आ गया, अगर कोई गलती हो तो वो चेक कर लेना वहाँ से, ठीक है ना। अजय सिंह, अजीत सिंह, सुजान सिंह शायद पीछे भी आया था, अचानक एक जैसे नाम दिमाग से निकल गए। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? मैंने बता ही दिया, अरी सिंह। प्रथम महाराणा किसे बनाया गया था? तो अरी सिंह को प्रथम महाराणा किसे बनाया गया था? अरी। याद रख लेना, प्रथम महाराणा अरी सिंह को बनाया गया था। ये महाराणा कौन सी बात युद्ध चल रही है? ये उस युद्ध की बात चल रही है जब शुरुआत में युद्ध होता है, कहानी जब शुरू होती है, उपन्यास जब शुरू होता है, तब किसी को महाराणा बनाकर युद्ध में भेजना था, क्योंकि राजवंश से किसी की बलि देनी थी या बलिदान करना था किसी को राजवंश से। तो उस युद्ध की ये बात चल रही है। किसान की आत्मा को कुचलने की कोशिश न कीजिएगा, यह हमारा जीवन है। किसान की आत्मा को कुचलने की कोशिश न कीजिए। किसान की आत्मा फसल है और उसको कुचलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बरवड़ी बाला भील राम बाला। तो बाला ने। बाला से तात्पर्य कौन है? बाला से तात्पर्य है ग्राम बाला। अच्छा, राम बाला नहीं, ये है सिर्फ बाला नहीं है, ये है द उत्तर है, और राम बाला नहीं, ये है ग्राम बाला, ठीक है ना। ग्राम बाला ने कहा था। और ये ग्राम बाला ने किसने कहा था? आपको कहानी बता ही चुका हूं
इसने कहा था अरिसिंह से। अरिसिंह क्या करने आया था? शिकार खेलने के लिए आया था। अरिसिंह क्या करने के लिए आया था? शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। अरिसिंह किसे कहा था? अरिसिंह से। किससे कहा था? अरिसिंह से। अरिसिंह क्या है? अरिसिंह शिकार खेलने के लिए आया हुआ था, ठीक है ना। और इसी अरिसिंह और ग्रामबाला से हमीर का जन्म हुआ था।